हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7th का चैप्टर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई रीड कराऊंगी। यह एक जीवनी है। जीवनी मीन्स ये डॉक्टर विक्रम साराभाई का जीवन में जो उन्होंने कार्य किए, जो भी उन्होंने किया उसके बारे में इस चैप्टर में मीन्स इस पाठ में बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए और विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कई वैज्ञानिकों से भी महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे और भारत स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिक कार्य किए। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। इसमें हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचय कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो हमारे जो वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हें कई एक पुरस्कार दिए गए थे, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार। इनको कई एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए चलिए हम रीड करते हैं कि विक्रम साराभाई के जीवन में क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे अच्छे अच्छे कार्य किए। ओके, चलिए आइए रीड करते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। कौन 2 वर्ष के थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। वो कितने वर्ष के थे? 2 वर्ष के थे। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे कि विक्रम साराभाई कितने वर्ष के थे। जब वे 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। ओके, तो क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके, उनके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। ये भविष्यवाणी किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ओके, तो ये भी मैं अंडरलाइन करूँगी यहाँ पर कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 यानी 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति था। उद्योगपति मीन्स जो कारखाने वगैरह का मालिक होते हैं, वो चलाते हैं, वो उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। ठीक है, बाल्यकाल से प्रतिभावान साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आई थीं। तो जब वो 5-6 साल के थे, कौन? विक्रम साराभाई। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ कहाँ गए थे? शिमला। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम बहुत सारी यानी ढेरों चिट्ठियाँ आती थीं। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो इसीलिए पता है उन्होंने क्या किया? इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था? उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम पड़ी। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा। तो यहाँ पर क्या था, मैं आप लोगों को बताऊँ। उनको क्या हुआ, जब विक्रम साराभाई के पिता जो थे अम्बालाल, उन्होंने तो कोई
काम किया था ऐसा, उनका काम ऐसा था। तो इस काम के लिए उनको ढेर सारी चिट्ठियाँ आती थी। तो यह देखकर विक्रम के भी मन में हुआ कि ऐसा क्या है जो उनके लिए इतनी, मेरे पिता के लिए ढेर सारी चिट्ठियाँ आती हैं। तो उनके भी मन में इच्छा हुई। तो इच्छा हमारे मन में कब होती है? जब हम कुछ करने का मन में सोचते हैं, यानी अब देश में अपने नाम कमाने का, यानी अच्छा कार्य करने का, कि हमारा नाम हो, अच्छे काम करें। तो उनके मन में भी यही इच्छा हुई कि मैं भी ऐसा काम करूं, मेरे नाम भी चिट्ठियां आए। तो ऐसा करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। बट वो कितने साल के थे? 5-6 साल के थे। उनको तो इतना तो पता नहीं था कि हम इस तरह से, जो हमारे पिता कर रहे हैं वही हम कार्य इस तरह से कार्य करेंगे, तभी हमारे नाम चिट्ठियाँ आएंगी। लेकिन उन्होंने भी अपने पिता के जैसा नाम कमाने के लिए क्या किया? अपने जो लिफाफे थे, कई उन्होंने लिफाफे लिए, उस पर क्या किया? अपने घर का एड्रेस डाला और अपना नाम डाला और उसको क्या किया? डाकघर में डाल दिया। और उसके बाद उनके नाम की बहुत सारी चिट्ठियाँ आईं। तो उनके पिता तो सोचने लगे ऐसा क्यों हो रहा है। जब उनको जानने को मिला क्या, कि वो अपने पिता के जैसे सफल होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो असलियत मालूम होने पर उनके पिता को हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर उनको अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित करते थे। कौन? विक्रम साराभाई। तो ये भी मैं अंडरलाइन करूँगी आप लोगों को। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ, और कलाबाजियाँ क्या होती है? यानी जो बाहर करतब दिखाते हैं, जो खेल दिखाते हैं रोड पर, तो वो इस तरह से क्या करते थे? विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित करते थे। लोग क्या करते थे? उनके देखकर आश्चर्य करते थे, ओहो कि ये लड़का इतना ऐसा काम कर लेता है। तो लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता था, चौंकते थे लोग। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। कैसे? साहसिक। और उनको क्या पसंद था? गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट था उनको। ओके, आगे देखिए। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में वो फिर इंग्लैंड चले गए और 1940 में कैम्ब्रिज से गणित तथा भौतिकी के बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। सानिध्य यानी उनका साथ मिला, यानी उनके वो निकट गए। ठीक है। वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन से वह बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उनका विवाह हो गया। किसके साथ हुआ? उनकी पत्नी का नाम क्या था? डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम मृणालिनी। और उनकी शादी कब हुई थी? सन 1942 में। ओके, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान यानी खोज करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। तो उन्होंने क्या किया? अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? कॉस्मिक किरणें आकाशगंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। ठीक है, अभी तक तो इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला है, लेकिन ये कहा जाता है कि इन किरणों के अध्ययन के द्वारा सौरमंडल से जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। ओके, किरणों पर अनुसंधान यानी खोज करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त हुआ। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर
प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल थीं। इसे भारत सरकार ने गुलमर्ग कहाँ पर है? कश्मीर में। ओके, तो गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। कहाँ पर की? गुलमर्ग में। भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। कब? 1947 में, जिसमें आजन्म समृद्ध रहे। समृद्ध यानी वो उसमें कामयाब रहे। ठीक है। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में जटिल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। ओके, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी तथा खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक, जब वो जवान थे, ज़्यादा एज के नहीं थे, तो उस समय क्या हुआ? डॉक्टर भाभा जो थे, होमी जहांगीर भाभा, जो होमी भाभा थे, उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। तो इसीलिए परमाणु ऊर्जा के संस्थानों का भार जो कार्य था, वो कार्य युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, यानी सबसे ऊंचे योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए। सन 1962 में क्या हुआ? सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा सन 1966 में पद्म भूषण क्या होता है? पद्म भूषण एक पुरस्कार होता है। पद्म भूषण पुरस्कार उच्च स्तर के सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवाओं के लिए उनको दिया जाता है। तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। मरणोत्तर यानी मरने के पश्चात। मरणोत्तर मीन्स क्या होता है? मरने के पश्चात भी उनको यह पुरस्कार दिया गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में
यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे। के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जनसामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। आगे देखिए उनकी मृत्यु कब हुई। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। काली तारीख यानी 1971 के लिए क्या हुआ, 21 दिसंबर 1971 की वह काली तारीख थी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ एक होटल में वो ठहरे हुए थे। यही क्या हुआ, यही हृदय की गति यानी अटैक आया उनका। हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मैंने जो आप लोगों को अंडरलाइन किया उसको आप लोगों को ध्यान से समझना आप। ओके। अब ये कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ यानी कुछ शब्दों का अर्थ, और इसी में से आप लोगों के समानार्थी शब्द भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इरादा यानी हमारा विचार। संकल्प लिफाफा होता है, कागज़ की एक चौकोर थैली होती है जिसके भीतर चिट्ठी या कागज़ पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों मीन्स होता है बहुत सारे, ज़्यादा। लेस यानी सुसज्जित। अनुसंधान यानी आविष्कार, खोज, जो मैंने आप लोगों को बताया था, संशोधन। उपाधि मीन्स होता है प्रतिष्ठा यानी किसी का खिताब प्राप्त करना। अब यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसमें दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। मौखिक यानी ओरल। आप लोगों को कुछ भी लिखना नहीं है, आप लोगों को ओरली इसको समझना है। ओके। जैसे नंबर 1 दिया गया है, विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी थी। तो मैंने अंडरलाइन करके बताया था कि जब वो कहाँ गए थे, अपने पिता के साथ शिमला गए थे। वो 5 या 6 वर्ष के थे, तब वहाँ पर उनके पिता के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ आई और यह सब देखकर उनके भी मन में हुआ कि उनके नाम भी चिट्ठियाँ आएँ। तो इसीलिए उनको क्या था, उन्होंने अपने नाम भी बहुत सारे लिफाफे पर अपने नाम लिखकर उन्होंने क्या किया, डाकघर में चिट्ठियाँ डाली तो उनके नाम भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आई। उनको क्या करना था, सफलता प्राप्त करनी थी। और ये चिट्ठियाँ क्यों आई थी, क्यों लिखी थी, क्योंकि उनके पिता के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ आई थी। ओके। सेकंड है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है, तो ये तो आप अपने खुद से बता सकते हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगता है। ओके। सेकंड में दिया गया है, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। ओके। एंड नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ। तो ये तो आप लोगों को ये नहीं करना है। गाथा होता है किसी चीज़ का गान करना। ठीक है। गाथा मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का गान करना, उसको गाना। ओके। और प्रतीक, किसी के प्रतीक होना यानी उसके जैसा होना। ठीक है। इसमें बहुत सारे मीनिंग दिए गए हैं, तो उसका आपको क्या करना है, अर्थ। तो गाथा क्या होती है, कोई गाथा यानी कथा होती है। प्रतीक यानी कोई चिन्ह होता है। विक्रम मीन्स होता है वीरता। ओके। तत्पश्चात यानी उसके बाद। अब ये कैम्ब्रिज क्या है, कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय है। ओके।
भौतिक मीन्स क्या होता है? सांसारिक। अंतरिक्ष यानी आकाश। प्रयोगशाला हमारी जो लाइब्रेरी होती है जहाँ पर विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय। मृत्यु तो आप लोगों को मालूम है, इंसान मर जाता है यानी डेथ हो जाती है। ऊर्जा मिस होती है एनर्जी यानी शक्ति। युवा यानी युवक होता है, जवान। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, जो मैंने आप लोगों को बताया था। स्मारक, स्मारक होती है स्मृति चिन्ह, किसी की याद के चिन्ह। पुरस्कार, जो इनाम दिया जाता है। हवाई यानी हवा से संबंधित। ओके, तो अब 4 में दिया गया है शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो ऊपर मैंने आप लोगों को ये शब्दार्थ दिए हैं तो इसमें बोला है इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप लोग ओरल इसको रीड कर सकते हैं और अपने खुद से इसके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ओके, एंड 5 में दिया गया है दूरदर्शन यानी टीवी। देखना कितना लाभकारी है या हानिकारक है, क्यों? तो इसको आप लोगों को क्या करना है, अपने घर पर आप पूछ सकते हैं या खुद से भी आप कर सकते हैं कि दूरदर्शन से हमें कितना लाभ होता है और कितनी हमें हानि होती है। ओके, अब नीचे स्वाध्याय आया। स्वाध्याय में नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया गया है कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर, ये जो बल्ला बनाया हुआ है बैट जैसा बनाया हुआ है, बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताती हूँ, ब्रैकेट में बहुत सारे दिए गए हैं अर्थपूर्ण वाक्य, यानी बहुत सारे वाक्य दिए हैं, जैसे कलाबाजियाँ, बालक, है। तो शब्द दिए गए, शब्दों को क्या करना है, ढूंढ ढूंढ कर एक वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो इसमें बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है, भारतीय अनुसंधान के केंद्र का गठन किया। तो यहाँ पर क्या है, अनुसंधान ये रहा, योगदान ये रहा, भारतीय ये रहा, गठन ये रहा। तो इस तरह से हम और भी शब्द बनाएंगे। जैसे इसमें क्या करेंगे, उनको कलाबाजियाँ करना पसंद था, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, विक्रम जो थे, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। तो यहाँ पर विक्रम तो नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, बालक। तो जो बालक ने, विक्रम कलाबाजियाँ करते थे। ओके, एक बन गया यहाँ पर। सेकंड, थर्ड में हम लिखेंगे उनके प्रयासों से, उन्होंने कई प्रयास किए, तो उनके प्रयासों से क्या हुआ, अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। तो लोक विज्ञान, यहाँ पर केंद्र दिया गया है, केंद्र की स्थापना हुई। ओके, एंड 4 में हम कर सकते हैं, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान किया। तो उत्कृष्ट योगदान ये रहा, ठीक है, योगदान किया। ओके, इस तरह से आप कुछ अपने ऐसा नहीं समझ में आया तो आप ऐसे शब्दों के सेम मैच खाते हुए वाक्य अपने चैप्टर में से भी ढूंढ सकते हैं और ये बैठ के अंदर लिख सकते हैं। सेकंड है हमारा, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे इसमें एक शब्द दिए गए हैं, लड़का, किताब, नदी, नारी, माली। तो एक दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे लड़का तो लड़के का होगा लड़के, फिर हमें क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। किताब है तो किताब का क्या होगा, किताबें। ओके, नदी का नदियाँ, नारी का नारियाँ, माली का माली रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। तो इसमें वाक्य प्रयोग भी बताया गया है, लड़का मैदान में खेल रहा है, और इसका सेकंड क्या करेंगे, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो इस तरह से आपको जितने भी शब्द दिए गए हैं सबका क्या करना है, पहले बहुवचन लिखना है, फिर उसके बाद वाक्य दोनों का वाक्य में प्रयोग करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, निम्नलिखित परिक्षेत्र का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, अब ये भाषा सज्जता दी गई, भाषा सज्जता मीन्स ग्रामर। तो इसमें दिया गया है पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पहले अंडरलाइन किए हुए क्या हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो
किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह, वह। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया यह, फर्स्ट में क्या दिया गया? यह और वह होता है। तो और आगे मैं बताती हूँ, इसमें दिया गया है अनिश्चितवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक क्या होता है? तो अनिश्चयवाचक वो होता है जो हमें किसी चीज़ का निश्चय नहीं हो कि क्या चीज़ है, कैसी है, हमें नहीं मालूम होता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? जैसे कोई, कुछ। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे वाक्य में ऊपर दिया गया है किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय ना हो, तब उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम तो आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है। जैसे किसी संज्ञा के लिए हम वह, यह, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है, इस तरह से हम किसी को नाम ना लेकर उसको वह, यह से संबोधित करते हैं, तो वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो एग्जाम्पल मैंने बता दिए, जैसे कोई, कुछ। तो ऊपर आप मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये जो वाक्य दिए गए हैं इसमें यह किताब कोकिला की है, तो यह क्या है? यह निश्चित कर रहा है, तो इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। लड़का, लड़का भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई है, कोई तो हमें नहीं मालूम, हमने नहीं देखा कि कौन है, तो वो क्या करेंगे हम? अनिश्चयवाचक, हमने निश्चय नहीं किया है कि दरवाजे पर कौन है। एंड 4 नंबर है हमारा, प्रीति के पास कुछ तो है। तो प्रीति के पास कुछ तो है, तो इसमें तो नहीं बताया ना कि क्या है, कुछ तो है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके। एंड नेक्स्ट देखिए, इसमें बताया गया है उपयुक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। किताब किसकी है? कौन खेल रहा है? दरवाजे पर कौन है? प्रीति के पास क्या है? तो ये जो ऊपर हमारे वाक्य दिए गए हैं, तो उसी का क्या किया है? उन्होंने प्रश्न पूछा है, किताब किसकी है? तो यह किताब कोकिला की है। कौन खेल रहा है? लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कोई है। एंड प्रीति के पास क्या है? प्रीति के पास कुछ है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।